नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर पावर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज के सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस के 5 ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए ज़रूरी होंगे। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच देता है, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। मतलब हमें ये जो 20% की प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है, ये हमें सवाल में निकालना है। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो व्यक्ति है वो अपनी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता था। तो देखिए, 20% की फ्रैक्शन हमें पता है कि ये होती है 1/5 के बराबर। और हमें पता है कि जब भी हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, और अगर प्रॉफिट है तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये हमेशा प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है। तो पहले व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% के हानि पर बेचता है। लेकिन उसने क्या किया है, लेकिन उसने अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचा है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 ही रहेगी, और हमें पता है कि 20% का लॉस है, तो नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस बनेगी और ऊपर वाली जो वैल्यू है ये लॉस को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ से मैं सीपी और एसपी का रेशियो बना सकता हूँ। तो देखिए, सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ से सीपी SP1 और SP2 का रेशियो बनाऊं तो देखिए क्या रेशियो मिलेंगे हमें। देखिए, उस व्यक्ति ने वस्तु को 5 का खरीदा है और 1 के लॉस पे यानी कि 4 का सेल कर दिया है। लेकिन वो स्टार्टिंग में क्या चाहता था, वो 20% का लाभ कमाना चाहता था। मतलब उसका सीपी अगर 5 है ना, अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो वो उसे 1 के प्रॉफिट पे यानी कि 5 की वस्तु को 1 के प्रॉफिट पे मतलब 6 का बेचना चाहता था। तो यहाँ से हमारे पास सीपी, SP1 और SP2 का रेशियो आ गया। तो देखिए, हमें यहाँ पे 20% के लॉस वाला सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जो कि 480 है। तो 480 इस 4 यूनिट के बराबर होगा। तो अगर 4 यूनिट 480 के बराबर है तो 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 120 के बराबर। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई है। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग में वो किस प्राइस पर बेचना चाहता था। तो स्टार्टिंग में वो 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा था, और यहाँ पे जो हमने रेशियो लिया है वो 6 यूनिट है जो 20% के प्रॉफिट वाले सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 1 यूनिट 120 के बराबर है तो 120 यूनिट जो होगा ये 720 के बराबर होगा। तो यही आपके इस सवाल का आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में दिया है, यदि एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदता है और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच देता है तो आपको प्रॉफिट का परसेंट बताना है। एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी हैं और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच दिया है। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल में यहाँ पर हमें आर्टिकल का प्राइस दिया है, आर्टिकल की संख्या नहीं दी गई है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं आर्टिकल, यहां हम लिख लेते हैं आर्टिकल, और यहां लिख लेता हूं मैं प्राइस। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या दिया है हमें, कॉस्ट प्राइस हमें दिया है कि व्यक्ति 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये देता है तो 10 रुपये में वो 11 वस्तुएं खरीद पाता है, लेकिन वो क्या करता है, 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच देता है। मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या है, उसका सेलिंग प्राइस जो बनेगा ये बनेगा 11 रुपये में 10 वस्तुएं। मतलब 11 रुपये में वो 10 वस्तुएं सेल कर रहा है। तो यहां से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब भी ऐसा सवाल होगा तो ऐसे सवालों में हमें आर्टिकल को सेम करना होगा। तो देखिए, यहां पर 11 वस्तुएं 10 रुपए की खरीदी गई हैं और 10 वस्तुएं 11 रुपए की बेची गई हैं। तो हमें यहां पे आर्टिकल सेम करना है। तो आर्टिकल सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर रहा हूं, तो 10 का मल्टीप्लाई यहां होगा तो 10 का मल्टीप्लाई हमें
यहाँ भी करना पड़ेगा। और इस 11 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो 11 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल कितने बन जाएंगे, यहाँ पे आर्टिकल बन जाएंगे 110 और यहाँ भी आर्टिकल जो हैं वो 110 बन जाएंगे। और यहाँ पे 110 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस बनेगा ये बनेगा 100 रुपये, और यहाँ 110 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस बनेगा ये बनेगा 121 रुपये के बराबर। तो आप देखिए आपने 110 आर्टिकल 100 रुपये के खरीदे हैं और 110 आर्टिकल आपने 121 रुपये के बेचे हैं। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में आप देखिए 100 रुपये की वस्तु आपने 121 रुपये की बेची है, तो यहाँ से ये जो 21 रुपये एक्स्ट्रा मिला ये आपका प्रॉफिट है। तो अगर 21 का प्रॉफिट है 100 पर, तो 21% ही आपका आंसर बन जाएगा। और या आप इसको निकाल लीजिए, हमें पता है प्रॉफिट परसेंट जो होता है ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 के बराबर। अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये होता है, मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको आप ऊपर रखिए, नीचे कॉस्ट प्राइस रखिए और आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से 21% आपका आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर आप और फास्ट करना चाहते हो तो जब ऐसा सिंपल सा सवाल आ जाए तो आप इसको एक डिफरेंट तरीके से और कर सकते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो सवाल में लिखा है कि एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है। तो अगर 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी हैं तो एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो क्या बनेगा, 10/11 बनेगा। और अगर वो 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है तो एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस बनेगा ये बनेगा 11/10। तो आपको इस तरीके से लिखना है और इस 10 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना है और इस 11 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना है। तो देखिए जब 10 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 और 11 का मल्टीप्लाई जब आप यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 121 के बराबर। तो ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगी और ये वैल्यू सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब 100 रुपये की आपने वस्तु खरीदी है और आपने 21 रुपये के प्रॉफिट पे, मतलब आपने 121 का उस वस्तु को बेच दिया है। तो यहाँ पे इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमें दिख रहा है कि 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 21 रुपये का प्रॉफिट है ये 100 पर कितने परसेंट के बराबर है, तो आप 100 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से भी आप 21% आंसर कर सकते हैं, तो यह आपका आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है एक वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उस वस्तु को 510 रुपये में बेचने पर होती है। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए जब भी इस तरीके का सवाल आए तो पहले मैं इसका बेसिक आपको बता दे रहा हूँ, फिर हम इसे शॉर्ट में देखेंगे। देखिए आप एक रिलेशन याद रखिए कि जो कॉस्ट प्राइस होता है ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और या कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस के बराबर। आपको ये रिलेशन याद रखना है, मतलब ये वैल्यू भी कॉस्ट प्राइस के बराबर है और ये वैल्यू भी कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अगर ये दोनों ही कॉस्ट प्राइस के बराबर हैं तो ये दोनों वैल्यूज भी तो आपस में बराबर होंगी, मतलब सेलिंग प्राइस प्लस लॉस और सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये दोनों ही कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सवाल में कहा गया जब एक वस्तु को 650 रुपये में बेचा जाता है तो जितने का प्रॉफिट होता है उतने की हानि उसे 510 रुपये में बेचने पर होती है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जब वस्तु को 650 रुपये में बेचा गया, जब वस्तु को 650 में बेचा गया तो हम ऐसा मान लेते हैं कि x रुपये का प्रॉफिट होता है, और जब उसी वस्तु को 510 रुपये में बेचा गया तो x रुपये की हानि होती है। तो हमें पता है कि सेलिंग प्राइस में अगर हम लॉस को ऐड कर देंगे तो भी हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, और सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो भी हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो ये भी कॉस्ट प्राइस है और ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से देखिए माइनस का x अगर मैं यहां लाऊंगा तो ये 2x बन जाएगा, और ये 510 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 650 में से अगर हम 510 घटाते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से 0 में से 0, 5 में से 1 गया 4, और 6 में से 5 जाएगा तो 1। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 70 के बराबर। अगर x की वैल्यू 70 है इसका मतलब प्रॉफिट भी 70 है
और लॉस भी 70 है। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो या तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, या आप इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दीजिए। दोनों में से जहाँ से आपके लिए आसान हो आप वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए 650 रुपये का जब वस्तु को बेचा गया था तो यहाँ पे 70 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस बनेगा ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा आपका 580 के बराबर। अगर आप डिटेल करना चाह रहे हैं तो डिटेल आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। बाकी अगर आप शॉर्ट में करना चाह रहे हैं तो आप शॉर्टकट देखिएगा। देखिए अब अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो इसका एक बेहतरीन सा शॉर्टकट है। जब भी आपके सवाल में ऐसा दिया हो कि एक वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है उतने की हानि 510 रुपये में बेचने पर होती है, मतलब प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू अगर सेम है तो आपको क्या करना है, आपको इस 510 और इस 650 इन दोनों को जोड़ लेना है और आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से 580 आपको मिल जाएगा और यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको सवाल में ऐसा दिया हो कि एक वस्तु को बेचने पर जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने का ही लॉस 510 रुपये में बेचने पर हो रहा है, तो ऐसे सवाल में आप दोनों ही सेलिंग प्राइस को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए। देखिए अब सवाल में कहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 4% के हानि पर बेचा है। यदि वह इसे 360 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है कि कितना होगा। जब एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचा जाता है, यहां लिखा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 4% के हानि पर बेचा, यदि वह इसे 360 रुपये और ज्यादा में बेचता तो उसे 8% का प्रॉफिट होता। अब जब भी इस तरीके का सवाल आपके सामने आ जाए तो ऐसे सवालों में हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस ये हम 100 यूनिट मान के चलते हैं। ऐसे सवालों में हमेशा कॉस्ट प्राइस आप 100 यूनिट मानिए। देखिए कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट है तो सवाल में कह रहा है सबसे पहले व्यक्ति एक वस्तु को 4% की हानि पर बेचता है। तो अगर 100 रुपये की वस्तु को आप 4% की हानि पर बेचेंगे, अगर 100 रुपये की वस्तु को आप 4% की हानि पर बेचोगे, इसका मतलब आपको 96 का बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेलिंग प्राइस 360 रुपये और बढ़ा लेते हो तो आपको इस कॉस्ट प्राइस पे 8% का प्रॉफिट हो जाता है। आपको इस कॉस्ट प्राइस पे 8% का प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर 100 रुपये की वस्तु पर 8% का लाभ चाहिए तो आपको वस्तु को 108 का बेचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला जो एसपी आया है जिस पे 4% का लॉस है वो कितना है, 96 है। और जब इसको 360 रुपये बढ़ाया गया तो भाई 8% का प्रॉफिट यानी कि 108 का आपने वस्तु को बेचा होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने पर आप देखिए सेलिंग प्राइस कुछ बढ़ गया। तो देखिए आप इन दोनों का अंतर लीजिए कि भाई ये वाला जो सेलिंग प्राइस है ये इसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है। तो जब आप डिफरेंस लेंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये जो नीचे वाला सेलिंग प्राइस है ये इसके कंपैरिजन में 12 ज़्यादा है। तो ये जो 12 यूनिट है ना, ये 12 यूनिट 360 के बराबर है। अगर 12 यूनिट 360 के बराबर है तो आप 12 से डिवाइड कीजिए, एक यूनिट की जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 30 के बराबर। अगर एक यूनिट 30 है तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया और कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 यूनिट है। तो दोनों तरफ आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3000 रुपये ये आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है और यही आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए जब भी ये वाला सवाल आपके सामने आ जाए, जब भी इस पैटर्न पे आपको सवाल दिख जाए तो आपको इतना भी नहीं करना है। देखिए सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 4% के लॉस पर बेचा, यदि वह इसे 360 रुपये और ज़्यादा में बेचता तो उसे 8% का प्रॉफिट होता। तो जब भी एक बार बेचने पर लॉस हो रहा हो और एक बार बेचने पे प्रॉफिट हो रहा हो, तो ऐसे सवाल में लॉस और प्रॉफिट के जो परसेंट की वैल्यू दी है इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। तो 4 और 8 मिलके कितना बनेगा, 12% बनेगा। ये 12% आप बराबर कीजिए किसके, 360 के। अगर 12% 360 के बराबर है तो 12 से आप इसे डिवाइड कीजिए तो 1% की वैल्यू मिलेगी किसके बराबर, 30 के बराबर। और ऐसे सवाल में हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है ये 100% के बराबर होता है। तो दोनों तरफ आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ से 3000 इस सवाल का आंसर बनेगा, जो कि कहाँ दिया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 600 रुपये है तो 20% लाभ कमाने के लिए कैमरे का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, और यदि कैमरे का क्रय मूल्य 600 रुपये है तो 20% का लाभ कमाने के लिए कैमरे का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें दी हुई है। एक तो आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, सवाल में कहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर 10% का डिस्काउंट देता है। तो देखिए जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट दिया है तो देखिए डिस्काउंट परसेंट की फ्रैक्शन क्या बनेगी, डिस्काउंट अगर 10% है तो 10% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10 के बराबर। और जब भी डिस्काउंट परसेंट होगा तो याद रखिएगा नीचे वाली वैल्यू जो होती है ये हमेशा MRP के बराबर होती है। अगर 10 MRP है तो 10 का 10% यानी कि 1 का डिस्काउंट दिया गया है। और सवाल में कहा गया है कि कैमरे का अगर कॉस्ट प्राइस 600 रुपये है तो 20% का लाभ कमाने के लिए कैमरे का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट अगर 20% का है, अगर प्रॉफिट 20% का है तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 के बराबर। और हमें पता है जब भी प्रॉफिट का परसेंट दिया होता है तो नीचे वाली वैल्यू जो होती है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस के बराबर होती है, और ऊपर वाली वैल्यू जो होती है ये हमेशा प्रॉफिट के बराबर होती है। तो यहाँ से मैं CP, SP और MRP के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से, CP, SP और MRP के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए CP मैं यहाँ लिख रहा हूँ, SP मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और MRP मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखिए रिलेशन क्या बनेगा, सबसे पहले 5 रुपये का एक वस्तु को खरीदा गया है और आप उस पर 1 का प्रॉफिट चाह रहे हो। तो अगर 5 रुपये की वस्तु पर आप 1 का प्रॉफिट चाह रहे हो, इसका मतलब आपको उस वस्तु को 6 का बेचना पड़ेगा। लेकिन आप MRP पे 10% का डिस्काउंट भी दे रहे हो। देखिए यहाँ पे अगर MRP 10 है तो 10 पर आपने 1 का डिस्काउंट दिया है, यानी कि आपने 1 का डिस्काउंट देके 9 का बेचा होगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपको 2 नज़र आ रहे हैं, तो आपको दोनों जगह सेलिंग प्राइस क्या करना है, सेम करना है। तो दोनों जगह सेलिंग प्राइस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों जगह एक जैसी वैल्यू बनाना पड़ेगी। तो 6 और 9 में सबसे छोटी वैल्यू जो कॉमन है आपको वो यहाँ पे बनाना है। तो देखिए 6 और 9 में 18 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो मैं दोनों में 18 बना रहा हूँ। देखिए यहाँ अगर 18 बनाना है तो मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। और यहाँ 18 बनाने के लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो हमें 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। इससे आप देखिए दोनों जगह 18 बन गया, मतलब SP 18 हो गया है, MRP कितना हो गया, MRP 20 हो गया है, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 15 हो गया है। तो देखिए CP हमारा 15 है, SP हमारा 18 है और MRP हमारा 20 है। तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया, हमसे MRP पूछा गया है और हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो देखिए ये जो 15 यूनिट कॉस्ट प्राइस है ना, ये 15 यूनिट कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सवाल में साढ़े किसके बराबर दी है, 600 के बराबर दी है। 15 यूनिट 600 के बराबर है, तो 1 यूनिट जो होगा ये किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 40 है तो देखिए MRP कितना दिया है, 20 यूनिट, तो आपको 20 का मान निकालना है, तो दोनों तरफ आप 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो MRP आ जाएगा 800, और यही आपका आंसर बनेगा जो कि ऑप्शन C में दिया हुआ है। तो भाई एक तरीका तो इस सवाल को करने का ये है। अब अगर आप और फास्ट करना चाह रहे हो तो आपको एक रिलेशन ऑफलाइन क्लास में मैंने बताया है। ध्यान रखिए जब भी आपके सामने CP और MRP के बीच में रिलेशन आ जाए, जब भी सवाल में CP और MRP के रिलेशन पे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है और जो MRP होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। जो CP होता है ये होता है 100 माइनस D के बराबर, D मतलब डिस्काउंट, और MRP जो होता है ये होता है 100 प्लस P यानी कि प्रॉफिट के बराबर। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया है, 10% दिया है, तो आप 100 में से 10 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और प्रॉफिट कितना चाहिए आपको, प्रॉफिट 20% का चाहिए, तो 100 में आप 20 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए 3 3 ज़ा 9 और ये आ जाएगा 3 4 ज़ा 12। अब आप ध्यान से देखिए इस तरफ जो वैल्यू है ये कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये MRP को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको देखिए कॉस्ट प्राइस दिया है 600 रुपये, तो ये 3 यूनिट जो है ना
ये 3 यूनिट 600 के बराबर है, तो 3 से डिवाइड कीजिए तो 1 यूनिट का मान आ गया 200 के बराबर। अगर 1 यूनिट 200 है तो 200 का गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 4 में 200 का गुणा होगा तो 800 रुपये आपका MRP निकल के आ जाएगा, और जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया है, तो यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।